खमागणी, मेरा नाम संतोष है और स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोलियस फोर्स की। कोरोलियस फोर्स क्या होता है, कैसे ये विंड की डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करता है, नदर्न हेमिस्फेयर में ये राइट डायरेक्शन में और सदर्न हेमिस्फेयर में ये लेफ्ट डायरेक्शन में क्यों मूवमेंट होता है, इसकी वजह से साइक्लोन्स की डायरेक्शन नदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज या फिर सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज क्यों होती है, इक्वेटर पे कोरोलियस फोर्स 0 क्यों होता है, इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। बस एक चीज चाहिए, अगले 10 से 15 मिनट के लिए अपना अटेंशन इस पर रखना। कोरोलियस फोर्स से जुड़े हुए जितने भी कंफ्यूजन्स हैं या जितने भी कॉन्सेप्ट्स में कहीं भी डाउट हुआ है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। बट स्टार्ट करते हैं पहले एकदम बेसिक से कि कोरोलियस फोर्स का मतलब हमें पता कैसे लगा था कि कहाँ पे कोरोलियस फोर्स है और किस तरीके से ये हुआ था। तो कोरोलियस फोर्स क्या होता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे एक इनविजिबल फोर्स लगता है अर्थ का अपनी एक्सिस पे रोटेशन करने की वजह से। अब ये आपको पता है कि अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है 27 डिग्री एंड हाफ से, और वहीं 23 एंड हाफ से, और वहीं पे अर्थ जब वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूवमेंट करती है तो ये बहुत स्पीड से रोटेट करती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या अर्थ इक्वेटर से लेके पोल पे पूरा एक ही स्पीड से रोटेट करती है? द आंसर इज नो, इट डज नॉट। क्यों नहीं करता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। और उसी की वजह से कोरोलियस फोर्स इक्वेटर पे क्यों 0 होता है, क्यों नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर में हमें इसकी डिफरेंट डायरेक्शंस देखने को मिलती है, ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे बिकॉज दिस इज द बेसिक ऑफ इट। तो अब आप ये समझो कि अर्थ को आपको हमें पता है कि हमने अर्थ को इमेजिनरी लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस में डिवाइड करके रखा है। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, जो इक्वेटर के पैरेलल होते हैं, और अर्थ को हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे हम एप्पल को स्लाइस करते हैं वैसे स्लाइसिंग होती है इसकी हॉरिजॉन्टल। सो दैट इज लैटिट्यूड्स। दूसरी लाइंस होती है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या होती है, जो अर्थ को पोल से पोल इस तरीके से मिलाती हैं। अब इन लाइन का कॉन्सेप्ट आपको पता है ये क्या होती है, ये टाइम जोन्स होते हैं। टाइम जोन का मतलब क्या हुआ है कि अर्थ को ये डिफरेंट टाइम में डिवाइड करते हैं, विच ऑल्सो मीन कि इस लाइन पे जहाँ पे भी ये लाइन गुजर रही है वहां पे बराबर टाइम है। दैट ऑल्सो मीन्स कि इस लाइन पे जहाँ पे भी ये लाइन गुजर रही है वहां पे बराबर टाइम है। अंडरस्टैंडेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे कहीं पे भी रात के 12 बजे हैं तो पूरी जगह पे रात के 12 बजेंगे, ठीक है, ओके। लेकिन ये लाइन्स हमें पता है कि पोल पे जाके श्रिंक हो जाती है, सारी की सारी लाइन पोल पे जाके एक डॉट पे मिल जाती है, फिर वहां से इक्वेटर पे आके मैक्सिमम वाइड हो जाती है बीच में से। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे जो डिस्टेंस लगेगी, जो स्पीड लगेगा, जो टाइम लगेगा अर्थ को रोटेट होने में, उतना ही यहाँ लगना चाहिए। मतलब क्योंकि बराबर हो रही है ना अर्थ, ऐसे ऐसे पार्ट्स में तो कहीं पे रोटेट हो नहीं रही है, पूरी की पूरी अर्थ पूरा को पूरा स्पेस रोटेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो ज्यादा बड़ा एरिया है, ज्यादा यहाँ का वॉल्यूम है, जहाँ ज्यादा यहाँ का सरफेस एरिया है, यहाँ का सरफेस एरिया कम है। हाउ इज दैट हैपनिंग? लेट्स टेक अ वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट्स से कि हम बस यही वाला एक एरिया लेते हैं, ठीक है, लाइक वी टेक दिस। ये हमारा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, दिस इज इक्वेटर। अब हम मानते हैं कि कोई दो लोग हैं यहाँ पे, लेट्स से कि ये है जेन और ये है लेट्स से वेद, ठीक है। जेड कर देते हैं इसको। अब यहाँ से है ए डैश एंड बी डैश और यहाँ पे है ए एंड बी। ए डैश एंड बी डैश है 5 किलोमीटर एंड ए बी है 20 किलोमीटर। अब क्योंकि क्या मैं बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ कि ये बराबर टाइम लेगा, बराबर टाइम लेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेद को 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगेगा उतना ही जेन को ए डैश से बी डैश 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा। लेट्स से जेन को 5 मिनट लगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेद को भी 20 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में 5 मिनट ही लगने चाहिए। अब ये कैसे इक्विवेलेंट करेगा, इसका मतलब क्या है कि इसको बहुत तेजी से भागना पड़ेगा। जेन से 4 गुना ज्यादा जब ये तेजी से भागेगा तो ये बराबर टाइम में डिस्टेंस कवर कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट को यहाँ इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। नाउ सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे क्योंकि यहाँ का अर्थ का सरफेस एरिया पोल के पास में छोटा है, इक्वेटर के पास में ये बहुत वाइड है, डायमीटर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे इक्वेटर पे अर्थ की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसे बराबर टाइम में रोटेट होना है, बराबर टाइम में पूरा अपना एरिया कवर अप करना है। और बता दूँ इसी रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होते हैं। तो अब क्या होगा कि पोल के पास में अर्थ की जो स्पीड होगी वो इक्वेटर के पास की स्पीड से बहुत कम होगी, कंपैरेटिवली बहुत कम होगी। अब जब अर्थ की स्पीड, अर्थ इस तरीके से मूवमेंट करती है, तो क्या सिर्फ अर्थ का लिथोस्फेयर या लेट्स से कि अर्थ का क्रस्ट मूवमेंट करता है? नहीं ना, एवरीथिंग विच इज ऑन द अर्थ
चाहे बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग तो क्या है, स्टैटिक है, तो वो मूवमेंट नहीं करते हैं कहीं पे, बट एवरीथिंग ऑन अर्थ इज मूविंग अलोंग विद द अर्थ एट द सेम स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी की डायरेक्शन भी उस हिसाब से चल रही है, जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो भी अर्थ के साथ पूरा मूवमेंट कर रहा है। तो एक बार एक इमेजिन सिचुएशन इमेजिन करो कि अगर अर्थ की रोटेशन सडनली रुक जाए तो क्या होगा। आई एम लिविंग यू विद दिस क्वेश्चन। अगर यू नो कि क्या होगा अगर अर्थ का रोटेशन सडनली रुक जाए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज हम अगले वाले लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगेन कमिंग बैक टू द कोरोलियस फोर्स, तो आपको स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि अर्थ का इक्वेटर पे सबसे ज्यादा स्पीड है और पोल पे सबसे कम स्पीड होने वाला है। तो अब ये जब रोटेट हो रही है अर्थ, तो इसके साथ में इसके ऊपर का आसपास का जो भी एनवायरमेंट है वो पूरा का पूरा सेम स्पीड से रोटेट हो रहा है, विच ऑल्सो मीन्स कि हवा भी इसके साथ में रोटेट हो रही है, हवा भी इसी स्पीड से घूम रही है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप एक मेरी गो राउंड का एग्जांपल लेके देखो। एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। मानो कि ये एक मेरी गो राउंड है। मेरी गो राउंड आपने देखा होगा बच्चों के चिल्ड्रंस पार्क में लगा हुआ होता है, इस तरीके से एक गोल गोल घूमता है, सीट होती है और फिर आप इसे रोटेट करते हो, ठीक है। तो जब ये रोटेट होता है तो यहाँ पे मान लो कि 3 बच्चे हैं, ए बी और सी। अब बी ने सी को एक बॉल दी, बी ने सी पे एक बॉल फेंकी। अभी तक ये मेरी गो राउंड घूम नहीं रहा है, स्टैटिक है, आपने घुमाया नहीं है। तो बी ने सी को बॉल फेंकी तो बी सी को बॉल मिल गई सीधी, बिल्कुल बी से सीधा सी पे बॉल चली गई। अब आपने क्या किया, इसे रोटेट करना स्टार्ट कर दिया और आप इसे रोटेट कर रहे हो, बहुत तेजी तेजी से रोटेट कर रहे हो। अब जब बी ने सी पे बॉल फेंकी तो क्या देखा कि वो सी पे ना जाके ए को मिली है। क्यों भाई, जब फेंकी तो उसने सी की तरफ सीधी थी, बट बॉल रोटेट हो गई ए की तरफ क्यों चली गई है। क्यों चली गई है, क्योंकि वो मेरी गो राउंड रोटेट हो रहा है, इट इज स्पीडिंग अप। तो उसकी जो अंदर की एयर है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो भी रोटेट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन के अंदर। सेम कॉन्सेप्ट आपको अर्थ में अप्लाई करना है कि जब अर्थ रोटेट कर रही है तो इसकी विंड इसके साथ में रोटेट कर रही है। आप ट्रेन में एग्जांपल देख सकते हो, जब आप ट्रेन से मूवमेंट करते हो, आप ट्रेन की अगर कभी भी कोई चीज पत्थर लेके आप बाहर फेंकने की कोशिश करोगे, आपने क्या करा, सीधा फेंका, बट वो सीधा नहीं जाएगा, वो पीछे की तरफ जाके गिरेगा। अब हालांकि इसमें हम एक मानते हैं कि ट्रेन बहुत तेजी से भाग रही है, हवा को काटते हुए जा रही है, तो हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो चला गया, अगेन अंडरस्टैंडेबल। बट अगर ट्रेन धीरे स्पीड से भी जा रही है, आप पत्थर फेंकोगे तो पत्थर कभी भी सीधा ना गिर के टेढ़ा गिरेगा, क्योंकि आपने फेंका इस जगह पे था। ट्रेन जब आपने पत्थर फेंका, आप यहाँ पे फेंकना चाह रहे थे तो ट्रेन इस जगह पे थी, लेकिन बाय द टाइम द स्टोन रीचेस हियर, द ट्रेन इज हियर, तो इसकी डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हो जाती है एयर के मूवमेंट की वजह से, ठीक है, मूवमेंट की वजह से। इसी पे पूरा का पूरा ये इनविजिबल कोरोलियस फोर्स बेस्ड है, दैट इज द कॉन्सेप्ट विच इज बेस्ड। अब हम एक मानते हैं कि अर्थ की रोटेशन स्पीड 1600 किलोमीटर पर आवर है इक्वेटर पे, और ये 1800 किलोमीटर पर आवर है नियर टू द पोल। पोल पे तो बहुत कम होती है, मिनिमम होती है। अब इसी की वजह से अर्थ जब ये मूवमेंट करती है तो विंड अपनी एक्चुअल डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब इसका डिफ्लेक्शन कैसे होता है, नदर्न हेमिस्फेयर में ये अपने राइट साइड में डिफ्लेक्शन हो जाती है और सदर्न हेमिस्फेयर में ये अपने लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन हो जाती है। वाई अगेन द क्वेश्चन कम्स एज वाई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये सब डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, ये सब डिपेंड करता है परसेप्शन पे। हम जब बोलते हैं कि नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर और जो विंड का मूवमेंट है, अगर आपने यहाँ से यहाँ तक कोई एक बॉल फेंकी है तो उसकी डायरेक्शन राइट साइड में डिफ्लेक्शन हो जाएगी। किसकी राइट डायरेक्शन में, आपकी राइट डायरेक्शन में। आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े होगा मतलब क्या है, आपका ये राइट है और आपका ये लेफ्ट है, आप इस तरफ देख रहे हो, ठीक है, दिस 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 यू आर वॉचिंग, तो आपके लेफ्ट में वो डिफ्लेक्ट हो गई है। अब आप यहाँ पे खड़े हो पोल पे, जब आप पोल से नीचे की तरफ इक्वेटर पे देखोगे तो अर्थ क्या है, इस तरीके से मूवमेंट कर रही है ना, इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट के अंदर डायरेक्शन रोटेट कर रही है। अब आपने यहाँ से कोई चीज फेंकी, आप इसे यहाँ पहुंचाना चाह रहे थे, ठीक है, अब आप यहाँ खड़े हो तो यहाँ पे आपका ये राइट है, हाँ ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ पहुंचाना चाह रहे थे, बट क्या हुआ कि ये पॉइंट यहाँ पे आ गया है डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, ये मतलब दिस विल टर्न टुवर्ड्स योर
राइट, आपके राइट डायरेक्शन की तरफ ये मूवमेंट हो जाएगी, ये टर्न हो जाएगी, विंड की वजह से टर्न हो जाएगी। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन वेर यू आर स्टैंडिंग, अगर आप इक्वेटर पे खड़े होके नॉर्थ पोल की तरफ देख रहे हो तो ये इस डायरेक्शन में आपका नॉर्थ, आपका राइट इस तरफ होगा तो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर आप पोल पे खड़े होके इक्वेटर की तरफ देख रहे हो तो आपके राइट डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ वेस्ट की तरफ, ये आपकी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, विंड डिफ्लेक्शन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम साउथ पोल की बात करें, लेट्स से कि अब हम साउथ पोल पे बात करते हैं, ये इक्वेटर है और ये हमारा साउथ पोल है, यहाँ पे भी क्या होगा, सेम चीज होगी, यहाँ पे भी विंड, अर्थ इस तरीके से मूवमेंट कर रही है, विच मीन्स कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे खड़े हो, आपका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, या आपका लेफ्ट हो जाएगा, या आपका राइट एंड लेफ्ट हो जाएगा। अब अगर आपने यहाँ से कोई भी चीज फेंकी तो ये आपके राइट डायरेक्शन में, मतलब इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इट वॉज सपोज टू रीच हियर बट इट इज रीचिंग हियर, क्यों? बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग इन दैट डायरेक्शन। अब आप साउथ पोल पे खड़े हो, साउथ पोल पे यहाँ पे खड़े हो आप, ठीक है, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, ठीक है, इस तरफ देख रहे हो आप, नीचे इक्वेटर की तरफ। तो इधर जब देखोगे, आपने यहाँ से कोई चीज फेंकी तो वो अपने लेफ्ट में इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अर्थ मूवमेंट कर रही है, कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है। तो दैट इज द रीजन कि क्यों नदर्न हेमिस्फेयर में विंड या कोई भी ऑब्जेक्ट अपने राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है, और सदर्न हेमिस्फेयर में क्यों वो हमेशा अपने लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। एंड दैट इज द रीजन कि क्यों हमारी जो ट्रेड विंड्स होती हैं, जो या हमारी प्लेनेटरी विंड्स हैं, वेस्टर्लीज हैं, वो कभी भी सीधे मूवमेंट नहीं करती हैं, हमेशा आपको डिफ्लेक्टेड दिखाई देगी, जो हम ट्रेड विंड की बात करते हैं, अभी बताएंगे। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कि क्यों कोरोलियस फोर्स की वजह से कभी भी सीधा ऑब्जेक्ट ना गिर के अपने राइट या लेफ्ट रिस्पेक्टिव टू वो नदन या सदन हेमिस्फेयर में है उस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये तो हो गया कोरोलियस फोर्स। अब स्टार्टिंग डायरेक्शन यहाँ है बट पहुंच यहाँ जाती है। अब आप कहीं पे भी खड़े रहो, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप नदन डायरेक्शन में हो या सदन हेमिस्फेयर के अंदर हो। अगर आप नदन में हो तो कौन सी डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। अब राइट डायरेक्शन आप कैसे डिसाइड करोगे? आप पर्सपेक्टिव देखोगे, आप ऑब्जर्वर का डायरेक्शन देखोगे। अगर मेरी डायरेक्शन इधर है, लेफ्ट यहाँ है मेरा, तो विंड इस तरफ मूवमेंट हो जाएगी। अगर मैं इस तरफ खड़ी हूँ, मेरा राइट ये है, विंड इस तरफ हो जाएगी। अगर मैं यहाँ हूँ, विंड इस तरफ मूवमेंट हो जाएगी। अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में हूँ तो विंड इस तरफ हो जाएगी, क्योंकि मेरा राइट ये हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। सिमिलरली सदर्न डायरेक्शन, सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर क्या होगा कि लेफ्ट की तरफ मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। छोटी सी चीज याद रखनी है आपको। अब उसी वजह से जो ट्रेड विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन कभी भी सीधी नहीं होती है। हम हमारे प्लेनेटरी विंड डायरेक्शन का पूरा एक अलग से लेक्चर देखेंगे, बट अभी आपको छोटी सी बात बताऊं तो जो विंड होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करती है। ठीक है, हाई प्रेशर का मतलब क्या है कि यहाँ पे हवा का दबाव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हवा है यहाँ पे। लो प्रेशर का मतलब क्या है कि हवा का दबाव बहुत कम है। तो ज्यादा दबाव से कम दबाव वाले एरिया में हवा का मूवमेंट होता है। अब हमें ये पता है कि हमारा जो अर्थ है वो डिफरेंट हाई प्रेशर लो प्रेशर एरियाज के अंदर डिवाइडेड है। जैसे कि जो इक्वेटर है ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर होता है, और जो सदर्न जो पोल्स हैं वो हमारे पोलर हाई प्रेशर एरियाज होते हैं। सदर्न पोलर हाई प्रेशर एरियाज एंड लो पोलर हाई प्रेशर एरियाज। इसके बीच में यहाँ पे ये जो दो हैं ये मैकेनिकल हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एरियाज होते हैं। इसे हम मिड लैटिट्यूड हाई प्रेशर एरियाज होता है ये हमारा, और ये हमारा सबपोलर लो प्रेशर एरियाज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता है। तो मतलब यहाँ पे हवा का मूवमेंट यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसे सीधी डायरेक्शन में होना चाहिए था, बट क्या हो रहा है, क्योंकि हवा का यहाँ पे है ऑब्जर्वर, तो इसका राइट किधर है? इधर, और लेफ्ट किधर है? इधर, तो ये राइट डायरेक्शन में इस तरफ से मुड़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हवा इस तरह से चलनी चाहिए थी, बट इधर राइट है और इधर लेफ्ट है, तो हवा इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसा लगता है वेस्टर्न से आ रही, इसलिए इसे वेस्टर्लीज भी बोलते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। सिमिलरली यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है, तो हवा इस तरीके से चलनी चाहिए थी, बट सदर्न हेमिस्फेयर में कोरोलियस फोर्स की वजह से क्या होगा, वो अपने लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली जब यहाँ से लो प्रेशर पे जाएगी तो क्या होगा, ये अपने लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसीलिए हमारी जितनी भी ट्रेड विंड्स हैं वो हमें डिफ्लेक्टेड दिखाई देती है। आती है एक्चुअली नॉर्थ या साउथ से है, बट हम इसे बोलते नॉर्थ ईस्टर्ली हैं, हम इसे बोलते साउथ वेस्टर्ली हैं, इसी वजह से बोला जाता है, क्योंकि वो डिफ्लेक्शन की वजह से हो जाता है। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। अब कमिंग टू द पॉइंट ऑफ दिस साइक्लोन, की साइक्लोन में
एक तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आई होप आपको क्लियर होगा। जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई घूमती है, जैसे कि 12 से मतलब ऐसे टिक 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 करके घूमती है, इसे हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जब घूमती है तो हम इसे एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं, CCW या ACW बोलते हैं। ठीक है, अब नदर हेमिस्फेयर में क्या हो रहा है कि हवा दबाव में क्या हो रही है, राइट साइड में मूवमेंट कर रही है। तो मान लीजिए कि ये हरिकेन और या साइक्लोन का कोरोलियस फोर्स है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये लो प्रेशर एरिया होता है सेंटर के अंदर, विच मीन्स कि आसपास के हाई प्रेशर एरिया से हवा इसकी तरफ घूम के आएगी। अब सीधी तो आएगी नहीं, क्या करेगी, अपने राइट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। सीधी आनी चाहिए थी बट नहीं, राइट में टर्न हो गई, सीधी आनी चाहिए थी बट राइट में टर्न हो गई। इस तरीके से ये एक टर्न हो जाती है हवा, इस तरीके से एक, आप देखोगे ये एंटी साइक्लोनिक मूवमेंट बना लेती है, क्योंकि अपने राइट में डिफ्लेक्ट हो रही है। आप हमेशा ये देखना कि आप जहां से हवा चालू हो रही है, खुद को वहां खड़े हुए इमेजिन करना और फिर अपना राइट एंड लेफ्ट नापोगे, तो ये कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि राइट किधर है लेफ्ट किधर है। तो ये इस वजह से एंटी साइक्लोनिक होती है। और यही चीज अगर हमारी सदर्न हेमिस्फेयर में हुई होती तो क्या होता कि ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट होती, तो ये क्लॉकवाइज में होता। ठीक है, इस तरीके से क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है इसका, इस तरीके से। तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द कोरोलियस फोर्सेस एंड किस तरीके से ये इम्पैक्ट करता है विंड के डायरेक्शन को। बट ये सिर्फ विंड को ही नहीं, जो हमारा ओशन करंट मूवमेंट होता है इसको भी ये डिफ्लेक्ट करता है। या कोई भी चीज, जैसे एयरप्लेन का एयर पाथ है, फ्लाइट्स का जो पाथ होता है उसमें भी कोरोलियस फोर्स को काउंट करा जाता है, क्योंकि कभी भी प्लेन सीधा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से भेजना है यहाँ चला गया, वो फिर कोरोलियस फोर्स को लेते हुए, इसी वजह से जो हमारी डेस्टिनेशंस होती हैं, जो फ्लाइट पाथ होता है वो उस तरीके से डिसाइडेड होता है। ठीक है, सो दीज आर द रीजंस। आई होप कि कोरोलियस फोर्स में कुछ अभी आपको क्वेश्चन नहीं रहा होगा, बट स्टिल इफ देयर इज एनीथिंग जो आपको समझ नहीं आया हो, डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेक इट अप, आई विल आंसर देयर, आई विल पर्सनली आंसर देयर, एंड दैट इज इट। एंड रिमेंबर आई आस्क्ड यू वन क्वेश्चन कि अगर अर्थ का रोटेशन रोटेट हो रही है बट अगर वो सडनली स्टॉप हो जाए तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन देन। Do answer me in the comment section. I would love to read your answers, and that is it. I'll see you guys in the next lecture. Bye. Jai Hind.